नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज 20 मिनट की एक मीटिंग ने देश की सियासत में अटकलों का दौर शुरू कर दिया। शरद पवार पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिस में हुई। मीटिंग सिर्फ 20 मिनट चली, लेकिन चर्चाओं का दौर दिन भर चलता रहा। अटकलें लगने लगी। पवार का अगला कदम क्या होगा? चर्चाओं का दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में संजय राउत के खिलाफ एक्शन हुआ है। 100 करोड़ की वसूली के केस में शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की कस्टडी सीबीआई को मिल गई है। उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। दूसरे मंत्री नवाब मलिक जेल में है। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर टकराव चल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ शरद पवार की मीटिंग के बाद चर्चा शुरू हुई कि पवार अब क्या करेंगे। क्या पवार महाराष्ट्र के पावर गेम को बदल देंगे? क्या महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण बनेंगे? क्या पवार उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे? असल में पवार की सियासी बैकग्राउंड ऐसी है कि जब भी वो मोदी से मिलते हैं, अटकलों का दौर इसी तरह से शुरू हो जाता है। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि शिवसेना तो खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी कहती थी, बीजेपी तो सॉफ्ट हिंदूवादी है। जब पवार शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? विचारधारा कहां बीच में आती है। खबरों का बाजार गर्म है और शरद पवार कम से कम इस मामले में खामोश हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने मीडिया से बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सियासी समीकरणों पर वो कुछ नहीं बोले। बस इतना कहा, प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई, व्यापक चर्चा हुई। शरद पवार ने कहा उन्होंने मोदी से महाराष्ट्र के राज्यपाल की शिकायत की। राज्यपाल ने एमएलसी की अपॉइंटमेंट की फाइल 2.5 साल से लटकाई हुई है। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि उन्होंने संजय राउत के खिलाफ ईडी के एक्शन लेकर की प्रधानमंत्री के सामने आपत्ति जाहिर की। यह बात उनके कान में डाल दी। तो पवार ने क्या कहा, पहले तो यह सुन लीजिए। मैंने उनसे 2 बातें की। एक, पिछले 2-2.5 साल से महाराष्ट्र की विधान परिषद में राज्यपाल के 10 नामित सदस्यों की सीट खाली है। सरकार ने कई बार माननीय राज्यपाल को इस बारे में चिट्ठी लिखी, मगर राज्यपाल ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये 10 सीटें पिछले 2-2.5 बरस से खाली पड़ी हैं। तो ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान में डाली। दूसरी बात यह थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे साथी, सामना के संपादक, एडिटर, उनके यहां कुछ कदम एक सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। इन कदमों में उनके फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन को अटैच किया है। हमें लगा कि ये एक अन्याय है और ये अन्याय एक राज्यसभा सदस्य और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हुआ है। ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान में डाली, बस। शरद पवार की नरेंद्र मोदी से मीटिंग से सियासी अटकलें तेज हैं, मगर शिवसेना का कहना है इस मुलाकात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवार तो बस प्रधानमंत्री को यह याद दिलाने गए थे कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उसकी जिम्मेदारी निभाएं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा इस मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण नहीं बदलेंगे। ये ऐसी कोई मुलाकात नहीं थी। मुलाकात उनको ध्यान दिलाने की ज़रूरत थी प्रधानमंत्री जी को कि आप एक संवैधानिक पोजीशन पे हैं और संवैधानिक पोजीशन पे होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कर्तव्य का पालन करें, ना कि दिन रात उल्लंघन करें अपने पॉलिटिकल एजेंडा के। कोई सियासी चर्चा नहीं चल रही है। जो चर्चा चली उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बता भी दिया है किस कारणवश उनकी ये मीटिंग हुई है। और उससे स्पष्ट हो गया है कि क्योंकि आज संजय राउत जी हों, नवाब मलिक जी हों, उन्होंने खुल के सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, तो केंद्र सरकार अपनी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा है कि इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल मास्टर्स के अंतर्गत काम नहीं करिए। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि देश के सामने सच्चाई है और जितना दुरुपयोग करेंगे जनता उतनी ही समझ जाएगी कि किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी राजनीति में ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन शरद पवार देश के सबसे अनुभवी, सबसे सीनियर लीडर्स में से एक है। पुराने नेता हैं, चतुर हैं, वक्त की नजाकत को समझते हैं, वक्त के हिसाब से चलते हैं और सबसे बड़ी बात, शरद पवार जो कहते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो शरद पवार कभी कहते नहीं। पवार ने 2 बातें कही।
राज्यपाल की शिकायत की, एमएलसी की फाइल लटका कर रखी है। वो फाइल तो 2.5 साल से लटकी है। उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर कई बार चल चुका है। तब तो पवार ने प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं की। आज अचानक क्या हुआ जो प्रधानमंत्री के सामने गवर्नर की शिकायत करने पहुंच गए? ये सवाल तो बनता है। दूसरी बात, पवार ने कही कि उन्होंने संजय राउत के मुद्दे पर बात की। अब बड़ा सवाल है, उनकी पार्टी के 2 बड़े बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। उनके बारे में शरद पवार ने कभी बात नहीं की। इससे पहले खुद शरद पवार को नोटिस मिला था। अजीत पवार के खिलाफ जांच चल रही है। प्रफुल्ल पटेल जांच के दायरे में है। एकनाथ खड़से और छगन भुजबल के खिलाफ केसेस हैं। शरद पवार ने इनके बारे में तो कभी बात नहीं की। संजय राउत शिवसेना के हैं, एनसीपी के नहीं हैं। फिर भी उनके खिलाफ एक्शन के 24 घंटे के भीतर शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। पवार कह सकते हैं कि अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बात नहीं करते, तो फिर ये पूछना पड़ेगा कि संजय राउत से पहले प्रताप सरनायक, आनंदराव अड़सुल, अनिल परब और भावना गवली जैसे शिवसेना के कई नेताओं के खिलाफ जांच हुई। तब शरद पवार क्यों नहीं बोले? इसीलिए यह चर्चा है कि बात सिर्फ उतनी नहीं है जितनी शरद पवार बता रहे हैं। बात कहीं आगे है। और शरद पवार की बात पर लोगों को शक इसलिए भी है क्योंकि शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मिलकर संजय राउत के खिलाफ हो रहे एक्शन पर बात की, विरोध जताया। लेकिन संजय राउत के साथ जब पार्लियामेंट में शिवसेना के सांसद गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब वहां एनसीपी के एमपीज शिवसेना के साथ नहीं थे। आज पार्लियामेंट में संजय राउत के साथ शिवसेना के 6 एमपी गांधी मूर्ति के सामने गले में तख्ती लगाकर खड़े थे, नारे लगा रहे थे। संजय राउत ने कहा उन्हें डर नहीं है, जांच में सब सामने आ जाएगा। उन्हें तो चिंता लोकतंत्र की है क्योंकि सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। विरोधियों को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए एजेंसियों का गलत सलत इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, वो लोकतंत्र और हमारे फ्रीडम को खतरे में लाने वाला है। ये ठीक नहीं है। आप दिल्ली से आते हैं लोग, हमारे लोगों के घर में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना समझ। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। अरे हमारी प्रॉपर्टी है कहाँ? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिस घर में मैं रहता हूँ सालों साल से, आप उसको प्रॉपर्टी कहते हो? मेरा जो पुश्तैनी गांव है, वहाँ 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, उसको प्रॉपर्टी कहते हो? प्रॉपर्टी तो जो अंदर बैठे हैं ना सरकार के लोग, उनकी देख लीजिए। संजय राउत के आरोपों का करारा जवाब दिया अमित शाह ने। संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी वाले आंख में आंख डालकर उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार हैं। एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है। जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। शिवसेना के नेता संजय राउत के तेवर 2 दिन में काफी बदल गए हैं। कल तक चुनौती दे रहे थे, आज सफाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ हमला कर रही है। आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा एक्शन तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी होता है। बीजेपी के नेता तो हाय तौबा नहीं मचाते, जांच में सहयोग करते हैं। संजय राउत को भी करना चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का? ऐसी कार्रवाई होने के बाद अलग अलग प्रकार के आरोप वो करते रहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे नेताओं के घर में अधिकारियों को भेजकर उसका नाप लेकर, जहां कोई भी गलती नहीं है, ऐसी जगह पर भी कार्रवाई करने का काम ये करते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है,
अगर ये कार्रवाई हो रही है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हमारा न्यायालय पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब ईडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, ट्रांजैक्शंस के आधार पर और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। ये एक प्रकार की इनकी रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही शुड कम क्लीन। जिस केस में ईडी ने संजय राउत की वाइफ को समन जारी किया था, जिस मामले में प्रॉपर्टी अटैच की है, उसके कुछ सबूत पहले से पब्लिक डोमेन में है। 85 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। ईडी का कहना है कि जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो इसी पैसे से खरीदी गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये ईडी को अदालत में साबित करना पड़ेगा। इसलिए यह सवाल तो उठता है कि संजय राउत इतने परेशान क्यों हैं। संजय राउत को ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई पुलिस ने बीजेपी के नेता आशीष सेलार के खिलाफ एक्शन लिया, देवेंद्र फडणवीस को पूछताछ का समन दिया, उनसे लंबी पूछताछ की। इन नेताओं ने कोर्ट में अपील की और उन्हें राहत मिल गई। और बड़ी बात है कि जैसे ही संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि ईडी के अफसर नेताओं को धमकाकर वसूली कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन कर दिया। क्या वो इसे सियासी एक्शन नहीं मानेंगे? इस पर संजय राउत शायद कुछ नहीं कहेंगे। शरद पवार भी आज कुछ नहीं बोले। शरद पवार ने तो अनिल देशमुख का भी नाम नहीं लिया, जबकि अनिल देशमुख को कोर्ट ने आज ही 11 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली के केस में पहले से जांच चल रही है। अब सीबीआई ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। सीबीआई ने उन्हें जेल से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अनिल देशमुख ने कहा उनकी तबीयत खराब है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। देशमुख के वकील ने दलील दी कि उनसे जेल में पूछताछ हो चुकी है, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, उम्र 73 साल की है, मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी सीबीआई उन्हें जानबूझकर दिल्ली लाने की कोशिश क्यों कर रही है? सीबीआई ने जवाब दिया, आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उससे पूछताछ कहां की जाएगी, ये तो सीबीआई तय करेगी। इसके बाद अदालत ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए सीबीआई के रिमांड पर दे दिया। इस मामले में संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे और सचिन वाजे भी आरोपी हैं। शिवसेना और एनसीपी के नेता तो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रहे कि जिनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है वो सब अदालत में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद राहत नहीं दी। अनिल देशमुख के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई को दिया गया है। इस मामले में जमानत के लिए अनिल देशमुख सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन जमानत नहीं मिली। यही मामला नवाब मलिक का है, वो भी हर अदालत में अपील कर चुके हैं, लेकिन जब सारा एक्शन अदालत के निर्देश पर हो रहा है तो इसमें सियासी दखल की गुंजाइश कम है, और जहां सियासत की गुंजाइश है वहां सियासत जमकर हो रही है। अजान और हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा इसी तरह सियासत का इशू बना है। अब बीजेपी उद्धव ठाकरे को सूडो सेकुलर बता रही है, हनुमान चालीसा का विरोधी बता रही है। राज ठाकरे की पार्टी पोस्टर लगा रही है कि देखो बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दे रहा। बीजेपी कह रही है उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दो। बीजेपी के नेता भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ को इशू बना रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरवा रहे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों का लाउडस्पीकर जब्त कर लिया। यह ठीक नहीं है। सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा अब ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउडस्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउडस्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का दर्द समझा जा सकता है। वो मानते थे कम से कम विचारधारा के लेवल पर शिवसेना कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे बदल गए। देवेंद्र फडणवीस कैसे भूल जाएं कि उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया, लेकिन उद्धव ठाकरे गठबंधन से निकल गए। फडणवीस सोच भी नहीं सकते थे कि उद्धव
कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन उद्धव चले गए, सरकार बना ली। फडणवीस इंतजार करते रह गए। फिर फडणवीस को लगता था ये 3 टांग की सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन उद्धव ने सरकार चला ली। इसीलिए अब टकराव इतना भीषण है। केंद्र की एजेंसियां शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की फाइलें खोल रही हैं और महाराष्ट्र की पुलिस बीजेपी के नेताओं को घेरने में लगी है। और इस तकरार का नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र की जनता को, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा के बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। आज मेरठ, शामली, बरेली और लखनऊ में अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर फिर चले। यूपी में कानून का खौफ दिखाई दिया। कानून का डर क्या होता है, आज इसका सबसे बड़ा सबूत मेरठ में मिला। मेरठ में दुकानदारों ने सड़कों पर एनक्रोचमेंट कर लिया था। फोल्डिंग शेड लगाकर दुकानों को 5 से 10 फीट तक बढ़ा दिया था। सड़क के किनारे बनी नालियों को लोहे के जाल से ढककर उसके ऊपर दुकान का सामान सजा दिया था। हालत यह हो गई थी कि सड़क पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। चीफ मिनिस्टर पोर्टल पर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की। एक्शन शुरू हो गया। 2 दिन पहले प्रशासन ने दुकानदारों से सड़कों पर से एनक्रोचमेंट हटाने की हिदायत दी। 48 घंटे का वक्त दिया और मियाद पूरी होने के बाद सुबह सुबह मेरठ नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ कैसरगंज चौकी से होते हुए जली कोठी तक जाने वाली सड़क तक पहुंची। कैसरगंज चौकी से जली कोठी तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क में दोनों तरफ सैकड़ों दुकानें हैं। एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा है कि सड़क सुबह के वक्त से ही बंद होनी शुरू हो जाती है। दुकानें खुलने के बाद सड़क पतली सी गली में तब्दील हो जाती है। इस हालत को बदलने में आज सिर्फ 15 मिनट लगे। नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंची थी। जैसे ही सड़क पर बुलडोजर दिखा, दुकानदारों में हलचल शुरू हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों ने समझाया कि डरो मत, अगर दुकान आगे बढ़ाई है तो उस जगह को खाली करो, अगर फोल्डिंग शेड डाला है तो हटा लो, अगर दुकान का सामान सड़क पर लगा है तो उसे वापस दुकान में रख लो। दुकान के अंदर रखे सामान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुकान का जो हिस्सा सड़क पर आएगा उसे तोड़ा जाएगा। दुकान का जो सामान सड़क पर होगा वो सब किया जाएगा। बस 15 मिनट का वक्त दिया गया और इसके बाद कहा गया कि बुलडोजर काम पर लग जाएगा। कुछ दुकानदारों को बताया गया कि उनकी दुकान का कौन सा हिस्सा बुलडोजर की जद में आ सकता है, लेकिन चूंकि पूरी सड़क पर यह एनक्रोचमेंट था, इसलिए माइक से अनाउंसमेंट किया गया कि 15 मिनट सड़क खाली करो। उसके बाद अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी दुकानदारों की ही होगी। अपील है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए आप 15 मिनट के अंदर अपने फोल्डिंग शेड खुद ही हटा लें। लोहे पर नाले के ऊपर लोहे के जाल डलवाए। नाले के ऊपर कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। कोई भी लकड़ी की रैक या लोहे की अलमीरा, टेबल कुछ भी नहीं होगा। नाले को खुला छोड़ दे। आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में अगर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती है तो उसके बाद मजबूरन नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मेरठ नगर निगम के अधिकारियों के अल्टीमेटम का असर हुआ। जो दुकानदार थोड़ी देर पहले तक गैर कानूनी कब्जा हटाने में आनाकानी कर रहे थे, बहस कर रहे थे, वो बुलडोजर को सामने देखकर अपनी दुकानों के आगे रखे पटरे हटाने लगे। लोग खुद ही अपने अपनी दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट हटाने में जुट गए। दुकानों के सामने बनाए गए शेड हटाने का काम शुरू हो गया। कई दुकानदारों ने नालों पर लगाई गई जाली हटा ली। जो जितना सामान हटा सकता था उसे दुकान के अंदर रख दिया। 10 मिनट में ही सड़क चौड़ी लगने लगी। वो दुकानदार फंस गए जिन्होंने पक्का काम किया था, जो बेखौफ थे। जिन दुकानदारों ने अपनी शॉप के शटर पर फोल्डिंग शेड लगाए थे, वो शेड 15 मिनट में नहीं हट सकते थे और प्रशासन 15 मिनट से ज्यादा का वक्त देने को तैयार नहीं था। ठीक 15 मिनट के बाद बुलडोजर स्टार्ट हो गया। दुकानों के सामने लगाए गए फोल्डिंग शेड तोड़ दिए गए। जो सामान दुकानों के बाहर रखा था उसे नगर निगम ने जब्त कर लिया। मेरठ नगर निगम ने दुकानदारों को क्लियर मैसेज दिया है कि अब सड़क पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालियों के ऊपर लगे लोहे के जाल नहीं लगाने दिया जाएंगे। दुकान के आगे 3.5 फीट से ज्यादा छज्जा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए
उस छज्जे पर सामान नहीं होगा। दुकान के पास सड़क पर न तो सामान रखा जाएगा और न ही गाड़ियां लगाई जाएंगी। मेरठ के पास शामली जिले में भी योगी के बुलडोजर फुल स्पीड से एक्शन में है। शामली में सरवर हसन नाम के शख्स ने एनिमी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी, अवैध निर्माण कर रखे थे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सरवर हसन को नोटिस दिया। जवाब ठीक से नहीं मिला तो प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि शामली की रामदा रोड पर करीब 16 बीघा जमीन है जो एनिमी प्रॉपर्टी की तरह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। सरवर हसन ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन पर कब्जा कर लिया और प्लॉटिंग कर रहा था। सरवर हसन ने तमाम लोगों को प्लॉट बेच दिए थे। चूंकि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती थी, इसलिए बेनामी किया गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी है, इसलिए प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। सरवर हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा हैं। सरवर हसन ने जिन लोगों को सरकारी जमीन बेची वो गरीब लोग हैं। इन लोगों को बेनामी के कागज थमा दिए गए, इनसे लाखों रुपए वसूल कर लिए गए। ये लोग आज बेबस नजरों से अपने घरों को टूटते हुए देखते रहे। अब ये गरीब लोग सरवर हसन के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, अपना पैसा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने तो पैसे देकर जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर जमीन खरीदी थी, उनका क्या कसूर, कम से कम उनको पैसा ही वापस दिलवाया जाए। बेनावा है जी। कब लिया था बेनावा ये? कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो क्या जब नहीं पता लगा आपको? नहीं सर, हमें एक बात तो बताया आप, हम कोई सामान लेने गए, मोटरसाइकिल लेने गए, कागज बन गए, हमने ला के रख लिए। अब बेनावा इसी तरह हुआ, जिंदगी में पहली बार एक प्लॉट लिया। गरीब आदमी ये नहीं पता किस तरह इकट्ठा करके लेता है। पहली बात 300 रुपये की तो मजदूरी है हमारी, तसले की मजदूरी करें हम, इतने बड़ा तो हमारा बिजनेस नहीं है कि हम लोगों की जेब काटते फिरे हैं। अब इसमें बेनावा करवाए, अपने ला के रख लिया। अब हमें क्या मालूम है क्या जवाब है। क्या चाहते हैं आप? क्या है? हम तो ये चाहते हैं हमें पैसे तो मिल जा। नाहिद हसन के दूसरे चाचा अरशद हसन की लीगल प्रॉपर्टी पर भी आज बुलडोजर चला। यहां भी खेती की जमीन पर प्लॉटिंग चल रही थी। क्योंकि जमीन के पास में नाहिद हसन की राइस मिल है, इसलिए पड़ोस की जमीन पर अरशद हसन ने बड़े आराम से कब्जा कर लिया और प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। इसीलिए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर प्लॉट काटने के लिए किए गए कंस्ट्रक्शन गिरा दिए। प्रशासन का कहना है कि कैराना में नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन और अरशद हसन ने करोड़ों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन पर बुलडोजर का एक्शन कल भी हुआ था, लेकिन कल जिला प्रशासन की टीम और पुलिस फोर्स ने कैराना के भूरा रोड पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। सरवर हसन ने ग्राम पंचायत की 8 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था और बाकी जमीन पर फसल लगा दी गई थी। सरकारी बुलडोजर ने पक्के निर्माण को तो गिराया, सरवर हसन द्वारा गैर कानूनी तरीके से लगाई गई फसल को भी तबाह कर दिया। शामली जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी तहसील पर कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर इसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए, एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। एक निर्माण भी वहाँ किया गया था, उसको भी वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकार से हमने जो हमारी सरकारी संपत्ति उसको हटाया है। शामली और मेरठ के अलावा लखनऊ में बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया था। जहां पहले कब्रिस्तान था, वहां रिहायशी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी की करीबियों ने किया था। बाद में जमीन को एक बिल्डर को बेच दिया गया। बिल्डर ने इस प्लॉट पर 3 मंजिला फ्लैट बनाकर लोगों को फ्लैट बेच दिए। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे और खरीद फरोख्त की सच्चाई तब पता चली
जब इस प्रॉपर्टी पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया। सरकारी दस्तावेज से पता चला कि यहां पर शिया समुदाय का कब्रिस्तान था। छानबीन हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, ट्राइब्यूनल में पहुंचा तो एलडीए की टीम जेसीबी और ड्रिल मशीन लेकर बिल्डिंग को गिराने के काम में जुट गई। लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है और आज ये कार्रवाई हो रही है लखनऊ के पॉश इलाके न्यू हैदराबाद में। न्यू हैदराबाद में जो वक्फ की संपत्ति है शिया वक्फ बोर्ड की, ये शिकायत की गई थी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कि उनकी जमीन को गलत तरीके से गलत लोगों को बेचा गया और उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन पर इतनी जबरदस्त 3 मंजिला जो इमारत है इसको यहाँ पर बनाया गया, जिसके बाद मानचित्र यहाँ का पास नहीं था और ये पूरी जो प्रॉपर्टी है शिया वक्फ बोर्ड का दावा है गलत तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और उसके बाद इस पे बाकायदा प्लॉटिंग करने के साथ साथ जो आगे की जमीन है इस पे 3 मंजिला इमारत बना दी गई और लोगों को यहाँ पर बेचा भी गया। और ये कहा जा रहा है कि जो इंसान जिसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। औने पौने दाम में पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया और उसके बाद लगभग बड़ी कीमतों में इस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, जिसके बाद एलडीए ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। बुलडोजर से पहले जो पूरा गेट का बाहर का इलाका है उसको दहाया गया है और उसके बाद जो एलडीए के कर्मचारी हैं मकान को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, ड्रिलिंग मशीन लगाई जा रही है, साथ ही साथ जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, जनरेटर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि बिजली की जो भी जरूरत पड़ती है इस मकान को ढहाने में वो पूरी तरीके से किया जा सके। बरेली में बुलडोजर बीएसपी के नेता के अवैध बारात घर पर चला। बीएसपी नेता और ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल के बारात घर के कुछ हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए थे। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने स्टेडियम रोड स्थित सिटी डिवाइन बैंक्वेट हॉल के कुछ हिस्से को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे लेकर लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिलने पर बीडी की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ लगातार जो अभियान चल रहा था वो जारी रहा। वैसे आज यूपी सरकार ने एक और ऐलान किया है, अब बुलडोजर के साथ साथ इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ने में डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बुलडोजर से बिल्डिंग गिराने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा रिसोर्स लगता है, इसलिए अब गैर कानूनी प्रॉपर्टी को गिराने में डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। असल में यूपी चुनाव के दौरान जोर इसी बात पर रहता था कि उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया और गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उनका दावा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित वातावरण दिया, इससे जनता का सपोर्ट मिला, इसीलिए वसूली करने वालों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन अब पूरे जोर से हो रहा है। मुझे याद है जब योगी आदित्यनाथ कहते थे चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी है, बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए गए हैं, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेंगे, उस समय अखिलेश यादव उनका मजाक उड़ाते थे। मार्च के बाद बाबा तो बट में चले जाएंगे, लेकिन बाबा का बुलडोजर अब और स्पीड से चल रहा है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जिस पर मुख्यमंत्री को पैनी नजर रखनी होगी। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में मजहब की आड़ लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। मुरादाबाद के एक डॉक्टर के खिलाफ सिर्फ इसलिए फतवा जारी कर दिया गया क्योंकि उसने आरएसएस के वर्कर्स के ऊपर फूल बरसाए थे। फतवे में डॉक्टर निजाम भारती के सामुदायिक बहिष्कार की बात कही गई है। हत्या करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही गई है। मुरादाबाद के महमूदपुर गांव में 31 मार्च को आरएसएस का पथ संचालन हुआ था। इस दौरान डॉक्टर निजाम भारती और उनके परिवार के लोगों ने आरएसएस के स्वयंसेवकों पर फूल बरसाए थे, स्वयंसेवकों को माला पहनाई थी। डॉक्टर निजाम भारती का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर हाफिज इमरान वारसी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मैंने उसमें मेरी फैमिली ने कुछ कि बारिश की, उसमें हम लोग बारिश की, इसी को लेकर ये मेरे को 1 लाख रुपए का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले। सब इन्होंने इससे पहले भी मतलब गलत आरोपों के पर्चे ये डाल चुके हैं। मुझे मेरी छवि को हर तरह से खराब करना चाहते हैं और अब तो हालात ये हैं कि आपने देखा ही मेरी फैमिली घर में कैद है, मेरा काम तमाम पट हो चुका है।
समझे, मरीज मेरे पास मुसलमान आ नहीं रहे, बोले ये कोई ईमान का कार्य हो गया। दहशत में आपने देखा है साहब, मेरा परिवार पूरा दहशत में। सुरक्षा जी को दी जाए जिससे कि ये इनाम विनाम जो बेटर है, अगर कोई मार नहीं रहे तो बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास बच्चे 3 बेटियां हैं, मेरे पास 2 बेटे हैं। डॉक्टर निजाम की शिकायत पर हाफिज इमरान वारसी को गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टर को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज पुलिस के बड़े अफसर डॉक्टर निजाम के घर गए, उनके घर और क्लिनिक पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। एसडीएम ने डॉक्टर निजाम से कहा कि वो बिना डर के अपना क्लिनिक खोलें, बच्चों को स्कूल भेजें, पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे। अगर आप करना चाहेंगे, क्लिनिक पे जाना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था से दी, आप अपना व्यवसाय या जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ने पाएगा, अपना सुचारू रूप से आपका चलेगा। ना आपको परिवार के सदस्य को किसी तरीके से कोई डरने की जरूरत नहीं है। साथ में आप सब जगह यहाँ रहेगी, यहाँ भी रहेगी, बच्चों में भी है। बच्चों को आप स्कूल भेजिए, एग्जाम दिलाइए और अपना क्लिनिक का जो व्यवसाय है आपका वो सारा काम करिए बेझिझक होकर के, बिना डर के पूरा आपको सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर काम करिए। एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए जान से मारने की धमकी दी जाए, सिर्फ इसलिए उसके बहिष्कार का फतवा दे दिया जाए क्योंकि उसने आरएसएस को सपोर्ट किया, ये बात सुनने में कुछ अजीब लगती है। इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में डॉक्टर के आरोप सच हैं तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो मजहब की आड़ में नफरत फैला रहे हैं। आज एक हैरान करने वाली खबर अलीगढ़ से भी आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मामला एएमयू के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार कल सेक्सुअल ऑफेंस पर लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने रेप के पौराणिक संदर्भों पर एक स्लाइड शो दिखाया। इस स्लाइड शो में डॉक्टर जितेंद्र ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट किए। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान इंद्र को लेकर ऐसी बातें कही जिन्हें दोहराना भी मुश्किल है। हालांकि स्टूडेंट ने उसी वक्त आपत्ति जताई, हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद मामला ज्यादा बढ़ा तो एएमयू प्रशासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को नोटिस जारी करके उन्हें सस्पेंड कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जीरो टॉलरेंस है, जैसे आपको मालूम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने और साथ में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने आज स्ट्रांगली कंडेम किया है जो कंटेंट है स्लाइड के ऑन द मिथिकल रेफरेंस ऑफ द रेप। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार की स्लाइड से ये चीज़ें रिलेटेड हैं और इनको शो कॉज नोटिस एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है और 24 घंटे का समय दिया है कि इसका रिप्लाई दें। यूनिवर्सिटी ने साथ में इसके 2 मेंबर कमेटी भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर राकेश भार्गव के उन्होंने फौरन 2 मेंबर कमेटी भी इस्टेब्लिश करी है टू लुक इनटू द इंसिडेंट। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अप्रैल का पहला हफ्ता है, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। पीने के पानी का संकट शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में हालात परेशान करने वाले हैं। नासिक, नागपुर जैसे जिलों में लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। नासिक की तस्वीरें देखिए, ये आपको परेशान कर देगी। ये तस्वीरें नासिक के मेठकर गांव की हैं। इस गांव में पानी का एक सोर्स यही कुआं है और ये महिलाएं इसी तरह रोज इस 50 फीट गहरे कुएं में उतरती हैं। क्योंकि कुएं में इतना पानी भी नहीं है कि रस्सी से बाल्टी डालकर पानी खींचा जा सके, इसलिए रोजाना गांव की कोई एक महिला इसी तरह कुएं में उतरती है जिससे वो दूसरे लोगों की बाल्टी भी भर सके। 35 फीट गहरे इस कुएं में उतरना मजबूरी है। ये कुआं भी गांव से 2 किलोमीटर दूर है। गांव की महिलाएं पहले करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं, फिर इस कुएं से पानी भरती हैं। यहां ग्राउंड वाटर का लेवल पहले से ही कम है। गर्मियां शुरू होते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। कुएं का पानी भी सूखने लगता है। इस कुएं में भी पानी बिल्कुल नीचे के लेवल पर है। यही वजह है कि रस्सी की मदद से अगर बाल्टी कुएं में डाली जाए तो उसमें पानी नहीं भरता। इसलिए एक महिला को बाल्टियों में पानी भरने के लिए कुएं के अंदर जाना होता है। हर रोज एक महिला की ड्यूटी लगती है कुएं के अंदर जाने के लिए। कुएं का पानी इतना साफ नहीं है कि उसे
पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन गांव वालों की मजबूरी है, ये पानी न सिर्फ पीना पड़ता है बल्कि इस पानी को हासिल करने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। महाराष्ट्र का नासिक जिला गोदावरी नदी के किनारे है। पिछले 10 साल में गोदावरी नदी में 4-5 बार बाढ़ आ चुकी है। इस इलाके में बारिश भी काफी हुई। पिछले साल नासिक में 476 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन अब नासिक में पानी की भारी कमी है। हालांकि प्रशासन का दावा कर रहा है कि पानी की समस्या को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। अफसर कहते हैं कि मेडगर गांव के आसपास 3 कुएं हैं। एक कुएं में पानी नहीं है, लेकिन कुएं में पानी है, वो दूसरा कुआं है। गांव वाले उसका इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे 3 वेल्स हैं, 3 कुएं हैं, उसमें से 2 जो कुएं हैं उसमें से पानी काफ़ी कम हो चुका है, परंतु तीसरा जो कुआं है जो इस वाले कुएं के 100 मीटर दूरी पे है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी है, लेकिन कुछ दिनों से किसी कारणवश वहाँ के लोग उस पानी को नहीं यूज़ कर रहे थे, उसका वापर नहीं हो रहा था। हालांकि नीचे जो वहाँ पे और एक कुएं का निर्माण पूरा हो चुका है, वहाँ पे पाइपलाइन का भी काम बहुत अच्छे गति से चल रहा था और अगले 2 दिन में वहाँ पे उस कुएं से पाइपलाइन के तहत हम वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक भी बिठाने वाले हैं और वहाँ पे उस पाइप के माध्यम से उस बस्ती में, पाड़ी में पानी का भी वहाँ पे हम प्रावधान करने वाले हैं। तो ये वस्तुस्थिति है। उसके साथ साथ हमने ये भी निर्देश दिए हुए हैं कि जिस कारण से नागरिक जो अच्छा पानी जिस कुएं में है किंतु उसका वापर नहीं हो रहा है, उसकी भी तहकीकात करने के लिए हमने बोला है और उसका भी पानी शुद्ध करके नागरिकों को वो पानी वो यूज़ करे, ऐसा भी उनको मैं आह्वान करती हूँ। अब ये बात समझ से बाहर है कि किसी दूसरे कुएं में पानी है, पानी की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन लोग उसमें पानी लेने नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि जब पानी की किल्लत शुरू हो गई है तो अफसर योजना लागू करने की बात कह रहे हैं। ये बात भी अजीब है। हमारे संवाददाता ने महाराष्ट्र के वाटर सप्लाई मिनिस्टर संजय बनसोडे से बात की। उन्होंने कहा कि कुएं में उतरकर पानी भरती महिलाओं की तस्वीरें उन्होंने भी देखी हैं। अब वहां टैंकर से पानी भेजा जाएगा और फिर जल्द ही इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन खोजा जाएगा। मीडिया ने हमको दिखाया तो महिला नीचे जा रहे, कुएं में पानी निकाल रहे और धोखे में तो उनका जीव जोखिम करके वो पानी निकाल रहे थे। हमको दिखाने के बाद हम तुरंत उनके गुलाबराव पाटिल हमारे पानी पुरवठा मंत्री है, मैंने और उन्होंने मीटिंग लिया और तत्काल वो योजना मंजूर कर दी। मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूं आपको कि हमने अभी तय किया है कि जैसा शहर में हम हर व्यक्ति को हम पानी देना चाहते हैं, वैसे ही ग्रामीण भाग में हम 55 लीटर से हम हर आदमी को हर घर में हम पानी देने का कोशिश कर रहे हैं और 2024 तक एक ही घर एक ही आदमी नहीं रहेगा कि हम उसको पानी नहीं देंगे। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी हर शख्स को रोजाना 55 लीटर पानी देने का टारगेट लेकर चल रही है। जमीनी हकीकत क्या है? रोजाना लोगों को 2 लीटर साफ पानी भी नहीं मिल रहा। और ऐसी हालत सिर्फ नासिक की नहीं है, नागपुर का भी यही हाल है। नागपुर तो महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है। इसके बावजूद नागपुर जिले के कई गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हमारे संवाददाता नागपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गोधनी गांव गए। 17,000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पानी का संकट है। हालत यह कि एक गांव वालों ने एक कुएं में 50 से 60 पाइप डालकर खुद ही घर तक पानी सप्लाई का इंतजाम किया है। एक कुएं में कहा जा सकता है कि 50 से ज्यादा पाइपलाइन यहाँ पे डाली गई है और इस पाइप से कुएं में हर घर के लोगों ने एक एक मोटर डाल के रखा हुआ है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन अपने घरों में लिया हुआ है। पानी की समस्या ऐसी है कि 4-4, 5-5 दिन नल नहीं आते तो हमारे को ये पानी कुएं का ही यूज करना पड़ता है, पीने के लिए हो, बाहर के लिए हो। तो हम सभी चीजें हमारे को इसी के भरोसे पे होता है, हमारा जो भी कुछ होता है। तो हमारी समस्या तो ये है कि 4-5 दिन नहीं आएंगे तो हमारे को तो इसको यूज करना ही पड़ेगा।
दूसरा हमारे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये पीने का पानी 4 दिन बाद आता है। हाँ, पीने का पानी कभी 4 दिन बाद आता है, कभी 8 दिन बाद आता है। धूप काले में बोला कभी 4 दिन बाद आता है, कभी 8 दिन बाद। तब तक ये कुएं का ही पानी अभी धूप काले में लेवल उसके कम हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा इस तरह के हालात बार बार दिखाई देंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए न तो सरकार के लेवल पर न ही लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई। इसी का नतीजा है कि अब गर्मियां शुरू होते ही पानी का संकट खड़ा हो गया। एक तो है कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, बट उसके साथ साथ जो है हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे सूखा पुराने तालाब हैं, पुराने जो बारिश के पानी को संचित रखने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एंड इसलिए बहुत बार बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद भी हम पानी को संचित नहीं रख पाते हैं, और ये कारण जो है बहुत ज्यादा अहम कारण है। तो अभी जो जलवायु परिवर्तन जो होने का जो प्रभाव और ज्यादा पड़ने वाला है, उसके लिए हमें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका आमतौर पर सूखे की समस्या से जूझता रहा है। इस रीजन में बारिश कम होती है जिसकी वजह से पानी कम है और आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। नतीजा यह हुआ है कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। हालांकि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी छोटे बड़े बांध तो हैं, यहां भी बांध हैं, लेकिन बारिश कम होने की वजह से इनमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ऊपर से सिंचाई के लिए भी पानी देना होता है। यही वजह है कि गर्मी का सीजन आते ही पानी का संकट पैदा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि गर्मी आते ही पानी का संकट सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा हो। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसी तरह के हालात देखने को मिले, इसी तरह की तस्वीरें वहां से आई। लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको नहीं दिखा सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर इस तरह के हालात को बदला कैसे जाए। इसका जवाब आपको मध्य प्रदेश के देवास जिले की तस्वीरें देखकर मिलेगा। देवास में प्रशासन की प्रोएक्टिव अप्रोच और किसानों के सहयोग से ऐसा कारनामा हुआ जो दूसरे राज्यों के लिए एक सबक हो सकता है। देवास जिला भी कभी सूखे की समस्या से जूझता था। सिंचाई की तो छोड़िए, यहां पीने का पानी भी नहीं मिलता था, लेकिन आज यहां चारों तरफ पानी ही पानी है। किसानों के अपने प्राइवेट तालाब हैं। तालाब बनाने की मुहिम शुरू हुई 2006 में। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के कलेक्टर थे। जब वो देवास के कलेक्टर बने तो पानी की कमी की वजह से जिले की 30 से 40 हजार हेक्टेयर जमीन पर ही खेती हो पाती थी, लेकिन अब यहां 4 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती होती है। कलेक्टर उमाकांत उमराव ने किसानों को समझाया, अगर वो तालाब बनाकर पानी का संरक्षण करेंगे, पानी जमा करेंगे तो बेहतर खेती कर पाएंगे और सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खास बात यह कि कलेक्टर ने यह तालाब किसानों की जमीनों पर खुदवाए। किसानों को इतना कन्विंस किया कि वो अपनी जमीन पर तालाब बनाने को तैयार हो गए और आज इस पानी की वजह से किसान जबरदस्त पैदावार कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह बदल गई है। पहले ये स्थिति थी हमारे गांव गोरुआ की कि बिल्कुल भूसा जानवर के खिलाने के लिए बाहर से लाना पड़ता था और गेहूं चने बहुत कम, एक ही फसल होती थी, सोयाबीन, आउटा गिरता होती नहीं होती थी। इसके बाद में माननीय हमारे कलेक्टर साहब श्री उमाकांत उमराव जी के समय में और हमारे डॉक्टर अब्बास साहब, इनकी प्रेरणा और आज ये स्थिति गौरव कम से कम 250-300 तालाब हैं यहाँ। एक ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास तालाब नहीं, 2-2, 3-3 तालाब भी है और 3-4 गुना गेहूं, चने, प्याज, लहसुन सबकी जो है फसल भरपूर। पानी की जो है कोई किल्लत नहीं। पहले बहुत ज़्यादा पानी की वो थी, तो उनके कार्यकाल में ये बहुत वो हुआ और गांव चकाचक, सब गाड़ी घोड़े मकान वकान सब, तो पहले कुछ भी नहीं था। उमाकांत उमराव तो भोपाल में है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं, लेकिन जिस देवास की सूरत उन्होंने बदली थी वहां की वो पूरी खबर रखते हैं। उमाकांत उमराव ने कहा, अब देवास में हालात बदल गए हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, वाटर लेवल ऊपर आ गया है, अब देवास में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगे हैं। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि इस वर्ष लगभग 4 लाख हेक्टेयर में वहाँ रबी की खेती हुई है और पिछले कई सालों से यही 4 लाख या उससे ज़्यादा होती है, जो कभी
वहाँ 1 लाख हेक्टेयर नहीं होती थी। मुझे ये भी याद है कि पहले वहाँ पूरे जिले से 1500 लीटर ही केवल दूध कलेक्शन होता था, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हरा चारा नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो गेहूं नहीं होगा, तो भूसा नहीं होगा, तो फिर आप जानवर नहीं पाल सकते हो, पानी नहीं है तो उनको पिलाने की दिक्कतें हैं। आज की स्थिति में वहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ एक एक गांव से 3-3, 4-4 हजार लीटर दूध जाता है। ऐसी चिड़ियां, ऐसे पक्षी, ऐसे जानवर जो वहाँ दिखना बंद हो गए थे, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो सब वापस आ गई हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले 4 दिन से जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। देश में कोई सरकार नहीं है। वहां के प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस न कराने का जो फैसला किया था वो सही है या गलत। पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला वहां की सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की तारीख पर तारीख पड़ रही है। आज मामला फिर से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर पाकिस्तान में अब चुनाव होंगे और जनता नई सरकार चुनेगी या फिर नेशनल असेंबली बहाल होगी और इमरान खान के खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एक बार फिर वोटिंग होगी। नेता सियासी दांवपेच आजमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब होती जा रही है। अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी है, महंगाई आसमान पर है। $1 186 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। इमरान खान ने मुल्क को भयंकर संकट में ढकेल दिया है। पाकिस्तान की जनता हैरान है, परेशान है। वो उम्मीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगर जल्दी फैसला न हुआ तो पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सूबे पंजाब में भी यही हालत हो गई है। अब पंजाब में भी इमरान खान की पार्टी में बगावत हो गई है। इमरान खान अपने अलायंस के पार्टनर परवेज इलाही को पंजाब सूबे का चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इसलिए पिछले कई दिन से लाहौर में भी जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। डिप्टी स्पीकर ने बगावत कर दी तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। अब पंजाब असेंबली के चारों तरफ कांटों वाले तार लगा दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ गई है कि आज ही असेंबली में नए चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाए। शाम के वक्त मरीम नवाज अपने चचेरे भाई हमजा शहबाज के साथ बस से पंजाब असेंबली पहुंची और ऐसा लगा कि पंजाब में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो इमरान खान ने नेशनल असेंबली में की। पाकिस्तान की सियासत भी अजीब है। एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन अमेरिका के इशारे पर साजिश कर रही है। इसी साजिश के आधार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज किया गया। अब दूसरी तरफ इमरान और उनके सपोर्टर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उसी अपोजिशन को कंसल्ट करना चाहते हैं कि आइए मिलकर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें। अगर अपोजिशन विदेशी ताकतों के साथ साजिश में शामिल है तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने में कैसे शामिल हो सकती है। और आज तो पाकिस्तान की फौज ने भी कह दिया कि इमरान खान जिस अमेरिका के लेटर का जिक्र कर रहे हैं वो फर्जी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।